हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और विनोबा यूनिवर्सिटी में FYUG प्रोग्राम जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत सेमेस्टर 1 में बहुत सारे पेपर दिए हुए IRC के अंदर। तो आज हम लोग IRC पेपर डिस्कस करने वाले हैं और IRC पेपर का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है सेमेस्टर 1 का। अभी हम लोग मेन पेपर का मेजर पेपर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हुए और विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में हैं उनके IRC पेपर का एक एक करके सॉल्यूशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग दे रहा है और सारी सुविधाओं सारे छात्रों को, सारे स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है कि कम से कम वो अच्छे आंसर लिख पाएँ और बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएँ। क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये एक मॉडल पेपर में हम लोग आज बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक IRC पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक मॉडल सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है और ये पूरे अगर मॉडल सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। और एग्जामिनेशन में थ्योरी के पेपर ज़्यादातर इधर से ही पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जामिनेशन के लिए मैच कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको मालूम है कि 2 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 सवाल होते हैं, ग्रुप बी में 7 सवाल होते हैं। ग्रुप ए में 3 सवाल होते हैं जिसमें तीनों के जवाब देने होंगे और ग्रुप बी में 7 सवाल होते हैं जिसमें से 4 के जवाब देने होंगे। ग्रुप बी का एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, ग्रुप ए का एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन 5, 5, 5, 15 नंबर और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 15 नंबर के, तो 60 नंबर। तो 60 और 15 75 नंबर का आपका एग्जामिनेशन ये होने वाला है। तो चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका IRC पेपर है, और ये IRC पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट किए हुए अपने IRC पेपर के रूप में। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। टोटल ध्यान देना है आपको 3 और नीचे 7, 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 10 का 10 का आंसर है। A to Z को अच्छे से समझिए, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या सेंटेंस होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपको इसका आंसर मिलेगा। और अगर मैं आपको फिर बता दूँगा, अगर आप सेमेस्टर 1 का अभी चूँकि परीक्षा दे रहे हैं, सेमेस्टर 2 में अगर क्लास करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डिजिटली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास कर सकते हैं। अगर आप हजारीबाग में रहते हैं और यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं तो आप मटवारी पेट्रोल पंप के पास कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है, मेरा नंबर आपके पास मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में आके आप अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 के क्लासेस 10 मार्च के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी होली के जस्ट आफ्टर, होली के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप हजारीबाग से बाहर रहते हैं और फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आप मुझे फ़ोन करेंगे। जैसे आपका पेमेंट आएगा मैं आपको लॉगिन ID दे दूंगा और घर बैठे बिना कोई रुकावट के सारे क्लासेस यहाँ से आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा, वीडियो के साथ नोट्स के साथ मॉडल पेपर, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन करते हैं तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, नॉलेज भी इन्हांस होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया कि सिलेबस है क्या। तो चलिए हम लोग सिलेबस शुरू कराते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 ग्रुप ए। ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का कोई सही डेफिनेशन तो दे ही नहीं पाया। तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा देने के लिए 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं। जब भी आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई परिभाषा नहीं दे पाया। तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो कि कौन दिए थे? एडम स्मिथ दिए थे। वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? एडम स्मिथ दिए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये प्रोफेसर मार्शल दिए थे। तीसरा है स्कार्सिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये रॉबिन्स दिए थे। और चौथा है ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये सैमुअल्सन दिए थे। तो चारों, अब चूँकि यहाँ आपका जो एक क्वेश्चन है 1 नंबर का है तो यहाँ परिभाषा तो चारों लिखा नहीं जा सकता, लेकिन चारों कॉन्सेप्ट के बारे में लिख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जो है 4 बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी 4 आधार है जिसके आधार पर आप तय कर सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो पहला एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है, दूसरा मार्शल का कॉन्सेप्ट है, तीसरा रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट है, चौथा सैमुअल्सन का कॉन्सेप्ट है। 4 कॉन्सेप्ट से आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड पूछता है व्हाट इज़ डिमांड। तो यहाँ लिखा है कि डिमांड इज़ अ एग्रीगेट ऑफ 3 थिंग्स। डिमांड क्या है? देखिए मांग क्या है? 3 चीज़ का योग है। मांग जो है वो 3 चीज़ की योग है। पहला बोलता है इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले डिज़ायर, जब तक डिज़ायर नहीं रहेगा डिमांड नहीं बनेगा। क्या चाहिए? डिज़ायर चाहिए डिमांड बनाने के लिए। तो डिज़ायर मतलब इच्छा, मन में इच्छा है कि हमको एप्पल का फ़ोन खरीदना है, तो इच्छा है लेकिन अभी डिमांड नहीं क्रिएट हुआ है। लेकिन डिमांड क्रिएट होने का पहला स्टेज तो डिज़ायर होता है ना। अगर आपको सिगरेट पीने का इच्छा नहीं है और कोई बहुत प्रचार करे, आप नहीं देखना पसंद करेंगे क्योंकि इच्छा ही नहीं। और जब इच्छा है
तो शायद डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो बोलता है कि सबसे पहले क्या चाहिए, आपको डिज़ायर चाहिए। उसके बाद बोलता है मीन्स फॉर परचेजिंग इट, मतलब पैसा चाहिए। पहला इच्छा चाहिए, दूसरा उस इच्छा को पूरा करने का साधन मतलब पैसा चाहिए, और तीसरा विलिंगनेस टू यूज़ होना चाहिए, यानी खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। पैसा भी मेरे पास है, इच्छा भी, लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते, कंजूसी दिखा रहे, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। डिमांड क्रिएट करने के लिए 3, पहले इच्छा, दूसरा उस इच्छा को पूरा करने का साधन, और तीसरा साधन को खर्च करने की तत्परता कि अपने साधन को आप कैसे खर्च करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ होगा तो डिमांड क्रिएट होगा। उसके नीचे व्हाट इज़ सप्लाई, तो फिर ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक पार्टिकुलर टाइम में एक सप्लायर जितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए भेजता है उसको सप्लाई बोलते हैं। बोलता है वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाज़ार में किसी निश्चित समय पर कि विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए भेजी जाती है। यानी सप्लाई ऐसी क्वांटिटी है जो एक फिक्स प्राइस पे एक मार्केट में बिकने के लिए भेजी जाती है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई, या आप इसको सप्लाई क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। सप्लाई भी बोल सकते हैं, सप्लाई क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, डिमांड भी बोल सकते हैं, डिमांड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अगर डिमांड का परिभाषा एक और लिखना है तो बोलिए एक निश्चित मूल्य पर एक फिक्स निश्चित बाज़ार में जितनी वस्तु, किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए भेजी जाती है उसको सप्लाई बोलते हैं, और जितनी मात्रा खरीदने के लिए आते हैं लोग, यानी एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा लोग खरीदना चाहते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग डिमांड क्वांटिटी बोलते हैं। तो जितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं एक फिक्स प्राइस पर, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये अगर किसी सामान का कीमत है तो 10 रुपये की कीमत पर एक निश्चित समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा कस्टमर खरीदना चाहता है उस मात्रा को बोलते हैं डिमांड, या इसको बोलते हैं डिमांड क्वांटिटी, मांग की मात्रा, और जितना बेचना चाहता है उसको बोलते हैं सप्लाई क्वांटिटी या क्वांटिटी सप्लाई। अब नीचे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो बताइए मार्केट अगर पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़िएगा तो 3 सिचुएशन आएगा। कंज्यूमर 3 सिचुएशन में जाता है, एक जाता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, एक जाता है सरप्लस सिचुएशन में, एक जाता है डेफिसिट सिचुएशन में। इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगा बताइए, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करें तो कौन सा सिचुएशन इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ देखिएगा 3 होगा। पहला, जब P = MU होगा, मतलब जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना यूटिलिटी हमको मिल रहा है, ये अच्छा सिचुएशन है, यही होना चाहिए, बैलेंस सिचुएशन यही कहलाता है। एक होता है प्राइस ज़्यादा लगा और हमको संतुष्टि कम लगा, और तीसरा हो सकता है प्राइस कम लगा लेकिन संतुष्टि ज़्यादा हुआ। अब जानते हैं ये वाला जो होगा ना, इसमें कस्टमर खुश नहीं रहेगा, और इसमें बिजनेसमैन बेचने वाला खुश नहीं रहेगा। इसमें बेचने वाला खुश नहीं है क्योंकि वो जितना प्राइस उस दे रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, और इसमें खरीदने वाला खुश नहीं रहेगा। तो ये दोनों मार्केट के लिए ठीक नहीं। मार्केट के लिए ठीक सिचुएशन क्या है, P = MU, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उतने रुपए का हमको यूटिलिटी मिल रहा है, तो ये P = MU सेटिस्फाई करेगा। उसके नीचे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, सोचिए तो प्रोडक्शन कैसे होता होगा, बस प्रोडक्शन को ही लिख देना है। प्रोडक्शन के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या डालते होंगे, इनपुट। किसी सामान को बनाते हैं सबसे पहले इनपुट डालते हैं। इनपुट में रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, जो भी आप मटेरियल लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हर चीज़ का अलग अलग होता है और हर चीज़ का इनपुट अलग अलग है। तो बोलता है जो भी कोई सामान बनाने में लगा दे, कपड़ा ही बना होगा तो कपड़ा बनाने में क्या क्या लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, पैसा लगा होगा, मशीन लगा होगा। तो बोलता है जो कुछ भी किसी सामान को बनाने में लगाते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट के बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, और प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोगों को आउटपुट मिलता है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिलता है, आउटपुट। बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस ना प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इनपुट से लेके आउटपुट तक का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होता है जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग ही आपका कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो बोलता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फलनीय संबंध होता है वो फलनीय संबंध क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब आगे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अगर आप जानते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी बहुत सारे यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे डेफिनेशंस को हम डाल दिए हैं ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ इस PDF को देखिए। आप अगर वीडियो से भी आराम से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो पहले ये जानिए बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। तो बोलता है ऐसा इकोनॉमिक्स जो बिजनेसमैन को हेल्प करता है बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में, वैसे इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं।
फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है वो तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो बोलता है ऐसा इकोनॉमिक्स जो बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बिजनेस से संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है, ऐसे इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे अब बताइए, एक बिजनेसमैन को कैसे पता होता है कि कितना सामान उसका बिकेगा? वो तो सामान पहले बना कर रखता है, सामान पहले बना कर रखता है। बताइए, जूता बनाने वाली कंपनी पहले जूता बना कर रख दी, अब बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसको गारंटी नहीं है, तो कैसे वो बना कर रखता है? इसका मतलब है कि उसमें मदद क्या करता है उसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। एक बिजनेसमैन अपने मांग का पूर्वानुमान लगा लेता है, पहले अनुमान लगा लेता है कि जिस हिसाब से मेरा सामान बिक रहा है इतना सामान मेरा बिक जाएगा, और जहाँ मांग पूर्वानुमान गलत हुआ वहाँ उसका स्टॉक फंस जाता है और माल फंस जाता है, फिर उसको लॉस हो जाता है। तो वही बोलता है कि व्यवसाय से संबंधित जितने तरह के निर्णय लिए जाते हैं, अगर इकोनॉमिक्स में ऐसा व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है तो ऐसे इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधन द्वारा यानी मैनेजमेंट द्वारा निर्णय लेने और आगे की योजना बनाने की सुविधा के उद्देश्य से व्यावसायिक अभ्यास के साथ आर्थिक सिद्धांत का एकीकरण है। मतलब हम लोग बिजनेस प्रैक्टिसेस तो कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लें, इसके लिए जो काम हम लोग करते हैं वो सब किसके अंदर आता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के। देखिए यहाँ लिखा है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय लेने में लागू होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम है डिसीजन लेना, किससे संबंधित? यह अर्थशास्त्र की एक विशेष शाखा है जो अमूर्त सिद्धांत और व्यावसायिक अभ्यास के बीच में खाई को पाटती है। यानी कुछ नियम है और कुछ बिजनेस का प्रैक्टिसेस है, दोनों के बीच में जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है वो हेल्प कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका प्रकृति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, दो तरह का प्रकृति हम लोग जानते हैं। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है और बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। साइंस इसीलिए है क्योंकि किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे साइंस बोला जाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? साइंस कहा जाता है। यहाँ भी लिखा हुआ ही, जिसमें सिद्धांत होते हैं, जिसके नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, क्रमबद्ध ज्ञान होने के साथ साथ इसमें विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ लॉजिक है, कुछ रूल्स हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज इसमें भी लेना होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं। और बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को आर्ट्स भी कहते हैं। अब साइंस दो तरह का, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। ध्यान दीजिएगा, साइंस दो तरह का है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस बोलते हैं, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। अंतर क्या है पॉजिटिव साइंस में? तो पॉजिटिव साइंस क्या करता है? देखिए, ये सिर्फ सवाल पूछ देता है क्या है। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी हुई है, भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जनसंख्या, क्या है? मतलब क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, उसका सॉल्यूशन ही बताया। सॉल्यूशन अगर आपको ढूंढना है तो वो आपको मिलेगा नॉर्मेटिव साइंस में। क्या है और कैसे होना चाहिए ये आपको मिलेगा नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स के विद्वान दो पार्ट में बटे हुए, दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए। कुछ लोग बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस वाले लोग हैं, बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम हम बता दिया आपको, वास्तविकता क्या है वो बता दिया पॉजिटिव साइंस में कि ये वास्तविकता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ विद्वान हमारे यहाँ नॉर्मेटिव साइंस वाले हैं, वो बोलते हैं उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि आखिर होना क्या चाहिए था। ठीक है, अगर ऐसा है तो होना क्या चाहिए था, वो होता है नॉर्मेटिव साइंस वाले लोग। तो जब हम इकोनॉमिक्स के विद्वानों की बात करते हैं, दो सोच के विद्वान मिले हैं, एक जो पॉजिटिव साइंस के होंगे और एक जो नॉर्मेटिव साइंस के होंगे। एक जो सिर्फ प्रॉब्लम बता देते हैं, एक जो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था। तो ये देखिए, नॉर्मेटिव साइंस वाला आप लिख सकते हैं आराम से, देख के कोई दिक्कत नहीं। और नीचे लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑल्सो। अर्थशास्त्र क्या है? कला है। कला क्या मतलब समझते हैं? हर व्यक्ति बताइए किसी काम को करने में सक्षम हो पाता है क्या? तो हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स में भी अच्छा होगा ऐसी गारंटी नहीं है। कि जैसे कला, हर व्यक्ति के अंदर गुण वो समाया नहीं जाता है। अब बताओ, पेंटिंग करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, डांसिंग करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, ये कला है। जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो अच्छा बनता है। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स भी एक कला है। हर व्यक्ति के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं समझ में आती है, हर व्यक्ति को इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है। तो इकोनॉमिक्स भी क्या है? कला है, और वो कला आपको डेवलप करनी होगी। अब बोलता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र कहाँ कहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा, अब देख लीजिए कहाँ कहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ होगा वो देख लीजिए। और ये सारे जगह पे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या ये सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको यूज़ करना है। पहला फर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फर्म अगर आपको देखना है तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल माइक्रो का होगा। दो इकोनॉमिक्स होता है ना, माइक्रो और मैक्रो। तो देखिए नीचे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो यहाँ पे,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं होता। फिर से सुनिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, माइक्रो का होता है। माइक्रो मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला जो डिमांड सप्लाई ये सब पढ़े, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए देखिए सारे इस्तेमाल माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके हम फर्म के सिद्धांत के बारे में जान सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं और फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मांग का विश्लेषण कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके पूंजी प्रबंधन कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो ये सारे काम आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। तो इसलिए याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप अगर बोलेगा तो दो पार्ट में बांट दीजिएगा, एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ही ज़्यादातर यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब ये सब आप डिटेल लिख सकते हैं कि मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। तो किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में किसका इस्तेमाल होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं हम लोग, व्हाट इज़ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मांग क्या है? अभी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में मांगी जाती है, एक विशेष मूल्य पर एक विशेष स्थिति में विशेष समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा मार्केट में मांगी जाती है खरीदने के लिए लोग जाते हैं, जितनी मात्रा किसी एक विशेष समय में किसी विशेष मूल्य पर किसी विशेष वस्तु की जितनी मात्रा लोग मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, उस मात्रा को हम लोग बोलते हैं डिमांड, या उसी को बोलते हैं डिमांडेड क्वांटिटी। अब बोलता है कौन कौन सा ऐसे फैक्टर है जिससे डिमांड बढ़ सकता है, घट सकता है? तो बताइए मांग को कौन कौन सा ऐसे फैक्टर हैं? तो मांग में 5 फैक्टर होते हैं, सब जानते हैं। 5 फैक्टर अभी तो बताए। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, खरीदने की के लिए साधन होना चाहिए, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित पीरियड होता है। 5 फैक्टर मिलते हैं ना तभी डिमांड बनता है। 5 फैक्टर मिलते हैं तो क्या बनता है? डिमांड। और लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है कि डिमांड, फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व हैं। तो डिमांड को प्रभावित करने के लिए 2 तत्व हम लोग देखेंगे, पहला इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा व्यक्तिगत मार्केट डिमांड। 2 तरह के डिमांड फंक्शन हैं, पहला इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। यानी डिमांड के अंदर 2 डिमांड आता है, एक व्यक्ति का डिमांड, राम मोहन सोहन का, और एक बोलता है पूरे होल मार्केट का डिमांड। तो अगर हम राम का अकेले स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और अगर पूरे मार्केट का स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो एक एक करके समझिए। पहले अगर एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति के डिमांड के, रमेश के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि रमेश एक पार्टिकुलर पर्सन है जिसका इनकम इतना है, अगर प्राइसेस मार्केट में बढ़े घटेंगे तो वो किसी सामान का कितना क्वांटिटी खरीद सकता है। अब रमेश के बारे में देख रहे हैं, टमाटर अगर 20 रुपये हो जाएगा तो कितना खरीदेगा, 10 रुपये हो जाएगा तो कितना खरीदेगा, 50 रुपये हो जाएगा तो कितना खरीदेगा। ये हम जानना चाहते हैं सिर्फ पार्टिकुलरली राम के बारे में। तो ये हम लोग राम के बारे में देखेंगे, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो राम को इफेक्ट करते हैं जिसके कारण वो डिमांड बढ़ा भी सकता है और डिमांड घटा भी सकता है। तो देखिए ये फॉर्मूला आता है, D = F मतलब फंक्शन, PX कॉमा PR, कॉमा नहीं यहाँ इंटू है, इंटू डॉट मल्टीप्लाई का साइन, PX × PR × Y × T। ये 4 फैक्टर हैं जो एक व्यक्ति के डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति का डिमांड जिसके कारण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये 4 फैक्टर है, PX, PR, Y और T। PX का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ X आइटम। PX का मतलब प्राइस ऑफ X गुड्स। जब पेन अगर हम देखते हैं तो प्राइस ऑफ पेन। PY का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सामान आप खरीदते हैं उससे रिलेटेड गुड्स कोई होगा ना, उसका प्राइस। अब सोचिए चाय का रिलेटेड गुड्स क्या होगा? कॉफ़ी। अब चाय तो अपने जगह पे सेम बेचारा प्राइस रखा हुआ है, और कॉफ़ी अपना प्राइस घटा दे तो क्या होगा? बहुत सारे चाय पीने वाले कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ इंडिविजुअल डिमांड प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलता है कि जो रिलेटेड गुड्स होगा उसके कारण भी प्रभावित हो सकता है। अच्छा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए तो चाहे वही बेचारा उसी रेट में बेच रहा है, 5 रुपये में बेचता था 5 रुपये में बेच रहा है, लेकिन क्या कॉफ़ी बिक रहा है 10 रुपये में, लेकिन हुआ क्या? कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। तो जब लोग कमाया ज़्यादा ना तो कॉफ़ी पीने लगा, स्टैंडर्ड बन गया, तो चाय का सेल कम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ इसकी क्या गलती बेचारे की? बोलता है सर सब तो ठीक चल रहा है मेरा, हम तो रेट भी नहीं बढ़ाएं, फिर भी उजड़ जा रहे हैं, फिर भी लोग मेरे से चाय नहीं पी रहा है। तो भैया ये इकोनॉमिक्स है, सबके बस की बात थोड़ी होती है। मार्केट एज इट इज़ है, समान है, फिर भी प्राइसेस क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। सोचिए चाय का प्राइस यहाँ पे, कॉफ़ी का प्राइस यहाँ पे, मार्केट ठीक चल रहा है। ऐसे ही जो लोग चाय पीने वाले ना, औकात कम था तो चाय पीता था, जिसका औकात ज़्यादा था कॉफ़ी पीता था। हुआ क्या? मार्केट में कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। अब इनकम बढ़ा तो कंज्यूमर स्टैंडर्ड हो गया, पैसा आता है तो फुटानी बतियाने लगता है, तो स्टैंडर्ड हो गया तो बोलता है अब हम कॉफ़ी पियेंगे, तो चाय का कस्टमर कम हो रहा है।
तो इसका डिमांड घट जा रहा है। यही है डिमांड और सप्लाई के बीच में फैक्टर्स। और लास्ट क्या है, कंज्यूमर इंटरेस्ट। कहीं कंज्यूमर का इंटरेस्ट खत्म हुआ ना किसी प्रोडक्ट पर तो डिमांड सीधा नीचे जाएगा। अब अभी के समय में बताइए, पहले खाता था गुटखा, बोलता है हम लोग खाएंगे रजनीगंधा, तो भैया शिफ्ट, कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज, डिमांड शिफ्ट होगा। तो ये एक व्यक्ति के डिमांड को इफेक्ट करने के लिए इतने सारे फैक्टर्स है आपके पास। अब लोग देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है। तो ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति, सोचिए एक व्यक्ति के डिमांड को ये सारे फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। अब पूरे मार्केट का डिमांड को इफेक्ट करने के लिए इसमें से देखिए PX है, PR है, Y है, T है, लेकिन 3 फैक्टर और है, 4 यहाँ E है, P है और YD है। यानी मार्केट डिमांड जब हम बात करते हैं तो 3 फैक्टर और जुड़ जाता है जो मार्केट के डिमांड को और इफेक्ट कर सकता है। कौन कौन है, तो P है, E है, P है और YD है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, तो E का मतलब था एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, अगर उसकी इच्छा है, उसको मार्केट से एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ हो सकता है, तो उसके कारण भी डिमांड चेंज हो सकता है। जैसे एक कंज्यूमर को आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, मतलब ये सामान खाएंगे ना तो शरीर में एकदम ताकत आ जाएगा, ये चीज़ यूज करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं मज़ा आया तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन भी आपको देखना होगा कि कंज्यूमर आपसे क्या चाहता है। जो चाहता है अगर नहीं दे पाइएगा तो डिमांड अगले बार शिफ्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन के कारण भी डिमांड शिफ्ट हो सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लोग अपने खर्चे को क्या कर रहे हैं, जहाँ बचाना शुरू कर दिया ना तो आपका डिमांड का पूरा थ्योरी चौपट कर देगा। लोग बचाने लगा, कमा रहा है बचा रहा है, कमा रहा है बचा रहा है, खरीद भी नहीं करेगा तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर डिमांड इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल का भी और मार्केट का भी, एक व्यक्ति का भी और बाजार का भी। सारे फैक्टर्स को डिटेल में आपको लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। अब चलते हैं ग्रुप बी के अंदर। पहला, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन दियर टाइप्स। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स को समझाइए। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब अभी तो बताएं, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट से आउटपुट बनने के बीच जो काम होता है वो काम पूरा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। सोचिए कच्चा माल से तैयार माल बनने में जितना काम होता है ना, वो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत है, यानी कच्चा माल एक जगह पे था, वहाँ से प्रोडक्शन फंक्शन करके बीच में प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये जो प्रोसेसिंग का काम है ना, कि कच्चा माल को तैयार माल में बदल दिया, तो जितना प्रोसेसिंग का काम हो रहा है सारा प्रोसेसिंग का काम प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। बोलता है प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे बोलता है द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू फिजिकल रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट से लेके आउटपुट तक कन्वर्ट करने के लिए जितने काम किए जाते हैं सारे काम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो 2 तरह के हैं, वेरिएबल और लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरह का है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, कम समय के लिए और दीर्घकालीन के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आता है ना, जब शॉर्ट रन, यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं शॉर्ट रन, जब प्रोडक्शन फंक्शन आता है तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जिसको वेरिएबल रन भी यहाँ लिखा है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है, एक फिक्स फैक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक फिक्स होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, कम समय, शॉर्ट रन मतलब कम समय, तो कम समय की बात करेंगे तो एक फैक्टर फिक्स होगा और एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। एक फिक्स फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो बोलता है ऑल वेरिएबल फैक्टर, सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। बोलता है सारा वेरिएबल फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि शॉर्ट रन जब होगा, यानी कम समय के लिए अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो एक फैक्टर को फिक्स रखिए और बाकी फैक्टर को वेरिएबल रखिए। और जब हम लॉन्ग रन के लिए बात करते हैं तो लॉन्ग रन में बोलता है कि सारे फैक्टर को, ऑल फैक्टर को क्या करना है आपको, सारे फैक्टर को आपको वेरिएबल कर देना है। तो ये ही है इसका रूल्स, सारे फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करेंगे तब क्या होगा और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करेंगे तब क्या होगा। आराम से इसको देख के लिखिए कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। अब चलते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। बताइए इकॉनमी में क्या समस्या थी, इकॉनमी
तीन तरह की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में क्या चल रहा है? मिक्स इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जितने देश हैं कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम तो रखता है ना। तो भारत कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। अमेरिका कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चाइना कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो चाइना में सोशलिस्ट, अमेरिका में कैपिटलिस्ट और भारत में मिक्स्ड। तो भारत जब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जी रहा है तो इसको कुछ ना कुछ समस्याएं आती है। तो क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में हम लोगों को पूछ रहा है कि कौन कौन सी समस्याएं, केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं। तो देखिए आपके पास आ गया कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाएं और कितना बनाएं। दूसरा कैसे बनाएं और तीसरा किसके लिए बनाएं। तीन ही सवाल है, क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। ये सवालों का जवाब अगर दे देते हैं, जवाब आपको नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो इतना आसान नहीं सर, इतने सारे बनाने के सामान है कि आपको चॉइस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सर कौन सा सामान बनाएं। कैपिटल गुड्स बनाएं, प्राइवेट गुड्स बनाएं, गवर्नमेंट गुड्स बनाएं, या लग्जरी गुड्स बनाएं, या कंपलसरी गुड्स बनाएं, कौन सा सामान बनाएं, किस तरह का सामान बनाएं। बहुत सारे चॉइस हैं, उसमें से कौन सा। अब इसमें जूता चप्पल हम चॉइस नहीं दे रहे हैं, वो तो और माथा दर्द है। लेकिन आप उसके पहले ये देखो कि कंपलसरी गुड्स बनाएं कि लग्जरी गुड्स बनाएं। अब बताइए, दवा क्या है? कंपलसरी गुड्स है। और कार क्या है? लग्जरी गुड्स है। पहले ये डिसाइड करो कि कार का दुकान या दवा का दुकान। तो लगता है कि नहीं, कंपलसरी खोलेंगे। राशन दुकान कंपलसरी है और कपड़ा दुकान कंपलसरी नहीं है, लग्जरी है, ज़रूरत नहीं है उसका। अगर छोटा मोटा भी कपड़ा खरीद के आदमी चला सकता है, लेकिन खाना तो चाहिए ना। तो वो सारे लोग कंपलसरी नहीं है जो कोरोना में बंद थे, और वो सारे लोग कंपलसरी जो कोरोना में खुले थे, याद रखिएगा। तो आपको तय करना है कि आप कौन से गुड्स को बनाते हैं। ये पहली समस्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, किस तरह की। तो ये आपके है पहली समस्या। देखिए वहाँ लिखा है कि अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या का संबंध चयन की समस्या से। और ध्यान दीजिए, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जितने सेंट्रल प्रॉब्लम आते हैं, सारे इसीलिए आते हैं क्योंकि चॉइस है लोगों के पास चुनने का। बताइए, एक ही सामान अगर इस दुनिया में रहता तो कोई चुनता और कोई पूछता कि क्या बनाएं। क्या इसलिए पूछता है ना, कन्फ्यूजन इसलिए लोगों के पास आता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 12th पास होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पूछते हैं क्या लें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। कोई बच्चा 9th पास होने के बाद पूछता है कि 10th में हम क्या पढ़ें? कोई नहीं पूछता, क्योंकि चॉइस नहीं है। तो बोलता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चुनने का समस्या है कि चुनो कौन बेटर है आपके लिए। और अगर एक ही ऑप्शन होता है तो कोई नहीं चुनता, तब ये प्रॉब्लम ही नहीं आता है। तो प्रॉब्लम तब आता है जब आपको किसी काम को करने का एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है, तब आप समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ए चुने, बी चुने, सी चुने। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो यहाँ लिखा है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्ति को अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और साधनों की सीमितता और उसके वैकल्पिक प्रयोग के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। अब आपके दो ही ऑप्शन है, या तो आदमी से बनाएं या तो मशीन से बनाएं। देख लीजिए, लेबर से बनाएं या कैपिटल से बनाएं। लेबर से बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन और कैपिटल से बनाएंगे सस्ता पड़ेगा, लेकिन मशीन खरीदने में पैसा ज़्यादा लगेगा। पैसा कम है तो लेबर ठीक है, तो आपको चुनना पड़ेगा। फिर ये बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइसिंग है कि या तो ये चुनना है, ये इससे बनाए कि इससे बनाए। यहाँ भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, देखिए लिखा भी है, लेकिन यहाँ चॉइस ऑफ टेक्निक है कि भैया कौन सा टेक्निक चुना जाए, इससे बनाया जाए कि इससे बनाया जाए। यहाँ भी आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो ये दूसरा समस्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। यहाँ भी लोगों के पास एक समस्या आ जाती है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनने की समस्या कि चुनो कि इससे उत्पादन करना चाहिए, इससे उत्पादन करना चाहिए। और थर्ड हम लोग चलते हैं उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब अलग अलग तरह के लोग हैं, किसके लिए करना है, किस तरह के। बताइए, अगर हम किसके लिए बात करें, इनकम ग्रुप में ही बांट दें तो हमारे देश में 3 तरह के कस्टमर है। लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर, मिडिल इनकम ग्रुप वाले कस्टमर, और एवरेज इनकम मतलब टॉप इनकम ग्रुप वाले कस्टमर, लार्ज इनकम। तो अमीरों के लिए अलग कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मिडिल वाले के लिए अलग बनाती है, गरीबों के लिए अलग बनाती है। फ़ोन बनाने वाली कंपनी ऐसा कोई देखें तीनों के लिए बनाता है। हम लोग खरीदते हैं सैमसंग का, हम लोग खरीदते हैं वीवो का, ओप्पो का, और जो अमीर आदमी होता है एप्पल का खरीदता है। तो एप्पल क्या कर रखा है? एप्पल बोलता है हम हायर इनकम ग्रुप को टच करेंगे, हम उसी का सामान बनाएंगे। कोई कंपनी बोलता है हम मिडिल को टच करेंगे, हम ऊपर वाला नहीं बनाएंगे। और कोई बोलता है हम लोअर को टच करेंगे। तो हर कंपनी, कोई ऐसा कंपनी हो ही नहीं सकता कि सबको कवर कर ले, कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। अगर आप कवर करेंगे ना तो एक अच्छा चलेगा, दूसरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अमीरों को, आप बताइए, हमारे पास जो फ़ोन है वीवो का, वही फ़ोन अमीर के पास रहेगा, अमीर आदमी के पास, तो वो खरीदेगा ही नहीं। वो चाहता है कि हमको सोसाइटी लोग अलग देखें, मेरे पास थोड़ा यूनिक चीज़ का सामान हो, इसलिए ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो ये समस्या आती है। तो 3 आर्थिक समस्या है जो हम लोग देखें, क्या,
कैसे और किसके लिए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए। तीनों में एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनने की समस्या है कि किसके लिए बनाएं। अब यहाँ भी आपको चुनना पड़ेगा कि हायर इनकम ग्रुप के लिए बनाएं, लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाएं या मिडिल वाले के लिए बनाएं। तो यहाँ भी आपको चुनना पड़ेगा कि कौन आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इसके टाइप्स को आप डिटेल में लिखें। तो ध्यान दीजिए, मांग की लोच क्या होता है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं मांग का नियम। मांग का नियम ये बोलता है कि यदि अन्य बातें समान रही तो इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये सब आदमी जानता है, इसको बोलते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा यदि अन्य बातें समान रही तो। लेकिन अगर ये बोल दे कि 10% प्राइस घटेगा तो डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा, तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाएगा। तो ये हाँ, इसको जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोलता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन के कारण, अगर मांग में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण मूल्य में क्या चेंज होगा, या मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो इसको जानने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी मांग का नियम में ये पता चल जाएगा, मांग का नियम तो नहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आदमी बता देगा। किसी को किसी बाज़ार में जाके बोलिए कि भैया टमाटर 500 रुपये केजी हो जाए, तो उसका लोग ज़्यादा मार्केट में डिमांड करेंगे या कम करेंगे, सब आदमी बोले कम करेंगे, महंगा में कौन खरीदेगा। तो भैया उसको भी लॉ ऑफ डिमांड पता है, लेकिन पूछिए कि अगर प्राइसेस 10% बढ़ जाए तो डिमांड कितना परसेंट घट जाएगा, तो वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर कुछ प्रतिशत प्राइस में चेंजेस आता है तो डिमांड में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश को ही मांग का क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, या इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। मांग की लोच कितनी श्रेणियाँ, 5 लोच हैं। इलास्टिक पहला सापेक्ष लोचदार मांग, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड पढ़े भी होंगे, इलास्टिक डिमांड मोर देन 1। दूसरा रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। उसके बाद आता है यूनिट इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट। दो अलग अलग है। देखिए ये थोड़ा गलती हो गया, बेलोचदार मांग में इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये दोनों तो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये दोनों तो आपको रियलिस्टिक मार्केट में मिले। 3, पहला ईडी मोर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1। तो ये पाँचों लोच के प्रणालियों के बारे में और श्रेणियों के बारे में आपको डिटेल लिखना है, जो कि आप 12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम वो बहुत डिटेल में नहीं गए, सब के बारे में आपको समझना है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स। लागत क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो बताइए, किसी सामान को बनाने के लिए जो भी पेमेंट करना पड़ता है, किसी भी सामान का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। सामान अगर निकालिएगा, आउटपुट करिएगा, तो जो भी पेमेंट आप कीजिएगा वो सारा पेमेंट क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, तो देखा जाए कॉस्ट को तो 3 तरह से है। पहला मॉनेटरी कॉस्ट, दूसरा रियल कॉस्ट, तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर 3 आता है, एक्सप्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो पहले मॉनेटरी कॉस्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब है जहां हम पैसा लगाते हैं, भैया मेरा खर्चा लगता है पैसे के रूप में, तो बोलता है कि ऐसा खर्च जहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। जैसे कोई सामान बनाएंगे तो बताइए क्या क्या खर्चा होगा, कच्चे माल का खर्चा होगा, वेजेस देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर होगा जिसको मशीन का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, डेप्रिसिएशन, मैनेजमेंट का खर्चा होगा, प्रचार का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सब पैसा देने नहीं पड़ेगा। ये सारे पैसे कौन से कॉस्ट होते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट होते हैं। अब मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर इतने सारे खर्च हैं, मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर इतने सारे खर्च हैं। अब हम दूसरा देखेंगे रियल कॉस्ट क्या होता है। पहला हो गया मॉनेटरी कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा कॉस्ट हो गया, मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर इतने सारे खर्चे हैं जहां आपको मॉनेटरी फॉर्म में पैसा देना पड़ता है, यानी पैसा देना पड़ता है किसी सामान को बनाने के लिए। ये सारे खर्चे मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर आते हैं। अब चलते हैं रियल कॉस्ट क्या होता है। रियल कॉस्ट तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की अवधारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। यानी रियल कॉस्ट पहली बार प्रोफेसर मार्शल लाए थे। किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट और त्याग वास्तविक लागत उत्पादन करते हैं। वास्तविक लागतों को सामाजिक लागत भी कहा जाता है, क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। यानी कोई भी सामान बनता है तो क्या लगता है, हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको तकलीफ नहीं हो रहा है, मेरा शरीर नहीं गल रहा है। बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा शरीर नहीं जा रहा है, तो लागत नहीं है। हम आप सोच रहे हैं कि मेरा तो रेंटे ना लगता है,
हाँ, उससे बढ़िया है जो फैक्ट्री खोल के बैठा है, उसका सब इतना लगता है, मेरा तो रेंट लगता है, बिजली बिल लगता है और कुछ नहीं। भैया खून जल रहा है, किसी का गाड़ी में डीजल जलता है, हम लोग का खून जल रहा है, डीजल तो भरा लेगा, हम लोग क्या करेंगे? तो इसको भी तो लागत बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं रियल कॉस्ट, जिसका पता नहीं चलता है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, तो वही है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब है कि वास्तविक लागत, रियल तो हमारा यही लग रहा है कि शरीर गल रहा है। और नीचे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोलता है एक अवसर को प्राप्त करने के बदले में अगर कोई व्यक्ति दूसरा अवसर छोड़ देता है, फिर से सुनिएगा, एक अवसर को प्राप्त करने के बदले में अगर कोई व्यक्ति दूसरा अवसर छोड़ देता है तो पहले अवसर का कॉस्ट दूसरे अवसर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। एक अवसर को ध्यान बोलता है कि अब बताइए हम क्या चाहेंगे, 3 ऑप्शन है मेरे पास, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प चाहेंगे, जो बेस्ट होगा बोलेंगे, तो बेस्ट लेने के चक्कर में छोड़ भी तो रहे हैं, तो जो छोड़ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो छोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग चलेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो आपके पास यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। ध्यान दीजिएगा, क्या मतलब होता है? उपयोगिता, यूटिलिटी। आप सब लोग 12th में पढ़े हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ वहाँ से आपको मिल जाएगा 12th वाले से, इसलिए क्वेश्चन लिख दिए। यूटिलिटी किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता। किसी वस्तु में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंज्यूमर नीड्स, बोलता है कि सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर नीड्स। अगर किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोई क्षमता है तो वो क्षमता क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। और इस दुनिया में जब तक किसी का यूटिलिटी नहीं रहेगा हम उस सामान को नहीं खरीदते। ये मार्कर का यूटिलिटी मेरे लिए इसलिए पेन को खरीदे, ये बोर्ड का यूटिलिटी इसलिए खरीदें, मेरे लिए सिगरेट का कोई यूटिलिटी नहीं खरीदते, कभी हमको दुकान पे नहीं देखेंगे हम। मेरे लिए शराब का कोई यूटिलिटी नहीं, लेकिन किसी को पसंद है तो खरीदेगा। तो भैया इस दुनिया में जिसका जो यूटिलिटी है, हमको कुदाल का कोई ज़रूरत नहीं खरीदेंगे, हाँ या नहीं? हमको पानी पटाने का मशीन का ज़रूरत नहीं खरीदेंगे, हमको जो ज़रूरत है वो खरीदेंगे। इसका मतलब इस दुनिया में वही प्रोडक्ट खरीदा जाता है जिसकी यूटिलिटी होती है, जिसका उसके लाइफ में यूज़ होता है। यूटिलिटी का मतलब उपयोग। तो यूटिलिटी का मतलब है कि एक उत्पाद में उपभोक्ता के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। अब यूटिलिटी 2 तरह का, ध्यान दीजिएगा। यूटिलिटी कितने तरह का? यूटिलिटी का जब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे तो 2 तरह का यूटिलिटी होगा, एक होगा कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। हम समझा देते हैं सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ध्यान दीजिएगा, जिसको गिन सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति कितना संतुष्ट हो रहा है, कितना उसको संतुष्टि मिल रहा है, गिन सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप मेरे से पढ़ के कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं, कितनी बातें समझ आ रही है, उसको कोई बोलेगा लिखो, पॉइंट करो, तो आप नहीं लिख पाओगे। उसको कैसे गिना जा सकता है? उसका अंदर फीलिंग्स अच्छा लग रहा है। बताओ, प्यासा आदमी दोपहर में गर्मी में आया, उसको एक ठंडा ग्लास का पानी दिया और पिया और अच्छा लगा, बोला प्लीज़ ऐसा करो, लिखो तो कुछ नहीं लिखेगा, लिखे बहुत अच्छा लगा। और कोई आदमी नॉर्मल थोड़ा सा और उससे कम प्यासा था, उसको भी बोले तो बोले बहुत अच्छा लगा। कैसे होगा इस तरह? पॉइंट लिखिए। तो इसका मतलब है कि कभी भी कोई व्यक्ति अपनी संतुष्टि को बता नहीं सकता, गिन नहीं सकता, संख्या के रूप में नहीं बता सकता। तो अगर किसी की संतुष्टि को संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी की संतुष्टि को संख्या के रूप में लिखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और अगर किसी की संतुष्टि को संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति की, चूँकि संतुष्टि, आपको कितना मज़ा आया रसगुल्ला खाने का, आप शौकीन आदमी, अब रसगुल्ला आपको खिलाया, मज़ा आया, मतलब बहुत मज़ा आया, तो अगर आप उसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पॉसिबल है लिखना, तो आप कार्डिनल यूटिलिटी। और अगर अपनी संतुष्टि को संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी में आप पढ़े होंगे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी पढ़े हैं, ये आपको पढ़ना है। और इसके अंदर आप पढ़े होंगे इनडिफरेंस कर्व, ये लिखना आपको, याद रखिएगा। इनडिफरेंस कर्व आप पढ़े होंगे 12th में, इसलिए हम सिर्फ यहाँ छोड़ दे रहे हैं लिख के। 12th के बुक में जाइएगा तो सारा मिल जाएगा इनडिफरेंस कर्व। तो इसके बारे में आपको 12th के बुक से आपको यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल, कार्डिनल में पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। इसको सीमांत उपयोगिता बोलते थे, इसको कुल उपयोगिता बोलते थे। और इनडिफरेंस कर्व को क्या बोलते हैं बताइए? तटस्थ वक्र।
ये भी आप पढ़े होंगे, या इकोनॉमिक्स में ही आपको पढ़ना था। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यूटिलिटी का मीनिंग लिखना है, फिर यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल। फिर कार्डिनल का लिखना है कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है जिस यूटिलिटी को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते थे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। फिर उसके नीचे लिखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर हमको पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ एक कंज्यूमर इंडिफरेंस हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है और सोचने पर विवश हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए, क्योंकि जो सामने उसके रहता है, मान लीजिए मेरे सामने 4 प्रोडक्ट है, चारों से हमको बराबर संतुष्टि मिल रहा है। जितना संतुष्टि हमको प्रोडक्ट ए से मिल रहा है उतना ही संतुष्टि प्रोडक्ट बी से मिल रहा है, उतना ही संतुष्टि प्रोडक्ट सी से मिल रहा है। अब मेरे पास चॉइस है कि हम ए लें कि बी लें कि सी लें। और ध्यान दीजिएगा, ये सारी समस्या तब आएगी जब लोगों के पास पैसा कम होगा, नहीं तो पूरा इकोनॉमिक्स चौपट कर देगा। आप बोल रहे हैं सर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है सर कि ए ले कि बी ले, क्योंकि ए से भी उतना ही संतुष्टि मिलता है जितना बी से मिल रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई पैसा वाला बाप का बेटा रहेगा ना, तो बोले दोनों दे दो, तो जब दोनों लेके चल जाएगा तो संतुष्टि बराबर मिलेगा। लेकिन भैया ये सिचुएशन मार्केट में तब आएगा जब आदमी के पास पैसा सिर्फ एक ही को खरीदने का है, तब ना वो कन्फ्यूज होगा। पैसा वाला उसको जो पसंद है दोनों दो, तो उसके पास ये इंडिफरेंस का सिचुएशन कहाँ से आएगा। तो इंडिफरेंस का सिचुएशन उस व्यक्ति के लिए आएगा जो एक सामान को खरीद सकता है, नहीं पैसा उसके पास एक ही सामान खरीदने का है, लेकिन 2 सामान उसके पास है और दोनों से बराबर मजा आएगा, उसको बराबर संतुष्टि मिलेगी, तब वो इंडिफरेंस हो जाता है कि इसको लें या इसको लें, तब वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन तभी होगा जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे। बताइए इतनी सोच क्यों? लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण। भैया रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, पैसा ज़्यादा रहेगा, तो फिर काहे का सोचेंगे, जो पसंद वो खरीदो, जो पसंद वही खरीद लेंगे। तो ये आपको डिटेल लिखना है, 12th वाले बुक से आप अपना आराम से लिख सकते हैं इसको डिटेल। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो गया। आगे डिमांड फोरकास्टिंग क्या है और इसका नीड और इम्पोर्टेंस बताना है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? मांग का पूर्वानुमान लगाना, पहले अनुमान लगाना कि डिमांड कितना होना चाहिए। तो पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? पहले अनुमान कि किसी सामान को कितना खरीदा जाना है। अगर ये आप डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करेंगे ना, तो आपका सामान ही नहीं बिकेगा। अब बताइए, हम अपने पास ट्यूशन पढ़ा रहे थे, हमको कैसे मालूम कि बच्चे की संख्या बनी बढ़ेगी या घटेगी? हम पहले रूम बड़ा कर दिए, रूम को पहले बड़ा कर दिए। हमको कैसे मालूम कि डिजिटल बोर्ड का ज़रूरत है? हम पहले डिजिटल बोर्ड खरीद लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग को समझ रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह का डिमांड होगा किसी वस्तु का। तो पहले से सोच के रखना होगा, ताकि बताइए मिठाई दुकान वाला क्या करता है? पूछता है घर में जाके कि लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, वो तो पहले से बना कर रखता है और उतना बेच देता है। अगर उसका डिमांड फोरकास्टिंग गलत हो गया, बताइए दुर्गा पूजा का समय है, ज़्यादा मिठाई बना दिया, नहीं बिक पाया, तो मिठाई बर्बाद हो जाएगा, वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग सोच समझ के करना है, ऐसा करना है कि मेरा सामान उतना बिक जाए जितना हम बनाना चाहते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि मांग के बारे में पहले अनुमान लगाना है। यानी किसी वस्तु के मांग के बारे में अगर हम पहले अनुमान लगा लेते हैं, तो इस पहले अनुमान लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। उसके बोल रहा है कि उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है, नीड के बारे में क्या हो सकता है और क्या महत्व है, ये आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर ये पीडीएफ जब आपके पास जाएगा ना, तो ये पीडीएफ में पूरा आंसर रहेगा, क्योंकि वीडियो बनते समय जल्दी बहुत सारे लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा था कि जल्दी जल्दी बनाइए, तो 5-5 IRC पेपर का एक साथ बनेगा कैसे? तो पीडीएफ आंसर में चला जाएगा। जब आपके पास पीडीएफ मोड में जाएगा तो आंसर वहाँ पे दिखेगा इसका, क्योंकि इसका आंसर 12th में आपको नहीं मिलेगा। अब एक और है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे उसमें। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। मांग की लोच क्या है? बोलता है इसको प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? तो देखिए मांग की लोच क्या होता है, तो बोलता है कि 1% मूल्य में परिवर्तन होने, यानी मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मांग की लोच। और मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन है? तो ये सारे मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व है। पहला क्या है? वस्तु की प्रकृति, दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, तीसरा है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, चौथा है उपभोग, पाँचवा है व्यय की राशि, छठा है आय का स्तर, प्राइस लेवल, टाइम पीरियड। ये सब अगर रहेगा ना तो इफेक्ट हो जाएगा, डिमांड आपका एकदम चेंज हो जाएगा। देखिए एक करके सारे चीज़ के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, 12th में भी पढ़ चुके हैं। और नीचे है मांग की लोच को निकालने के कितने मेथड्स हैं? तो 3 मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। पहला मेथड परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शन मेथड, जो सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है। दूसरा है ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड, जहाँ पॉइंट मेथड निकालते हैं। और तीसरा मेथड क्या है?
एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट मेथड देख रहे हैं परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, तो उसमें कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला आप देखे होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का परसेंटेज मेथड में कि ईडी बराबर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको बोलते हैं मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर करेंगे तो निकल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर प्रोपोर्शनेट मेथड। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादातर निकालते थे। तो ज़्यादातर जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले इसी मेथड का इस्तेमाल करके निकाले। सेकेंड मेथड बोलता है कि ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड क्या होता है, तो इसमें हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से डिमांड निकालते हैं। और आपको हम बता दें ये मेथड डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। नीचे एक्सपेंडिचर मेथड भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि खर्चे के आधार पर इलास्टिसिटी निकालना और पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेथड है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, इसलिए ज़्यादातर प्रोपोर्शनेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा इस मेथड को भी किसने डेवलप किया है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको किसने डेवलप किया है, तो बोलता है प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया है। प्रोफेसर मार्शल डेवलप किए हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स को, जिससे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हम लोगों का मॉडल सेट 1 कंप्लीट हुआ। और मुझे उम्मीद है कि अगर सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है और बेहतरीन हो सकती है। थैंक यू।